तो आज का जो टॉपिक है हमारा बात करने का, वो आज पूरे इंडिया के अंदर लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। और वो टॉपिक है कोलकाता रेप केस। आपने अक्सर लोगों का रेप, ये न्यूज आपने अक्सर अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर देखी होगी, पढ़ी भी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेप का असल में एहसास लड़की को ही होता है ना। हम उस चीज को फील नहीं कर सकते, हम खाली उस बारे में बात ही कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं टॉपिक के ऊपर आऊं, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपके साथ ना मैं इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर करूं कि लिखा क्या है इसके अंदर, कि उसके साथ में असल में क्या हुआ था। देखो, मेरे सामने इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और इसमें लिखा हुआ है ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, इंजरी ऑन द फेस एंड नेल, bleeding from vagina, injury in the left leg, injury in belly, injury on her left ankle, injury at her neck, injury at her right hand। और ना जाने कितनी जगह पे उसको चोट लगी होगी। एक तरह का ये गैंग रेपी है ना। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से भी आ रहा है कि ये गैंग रेपी हो सकता है, इनफैक्ट है भी, क्योंकि एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है इतना घिनौना काम करना, ठीक है। और ये जो मेरे सामने लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। उसके पहले कुछ चीजें मैं चाहूंगा आपके साथ में शेयर करना कि देखो यार, रेप एक ऐसी चीज होती है जो कि एक लड़की को, अगर वो लड़की जिंदा भी बच जाती तो ये ट्रॉमा, ये डर उसके दिमाग में उस पूरी जिंदगी रहता। ये बड़ा ही दर्दनाक और काफी शर्मनाक ये काम हुआ है हमारे देश में। और ये 2012 के अंदर भी हुआ था, अगर आपको याद होगा, है ना। चलती बस के अंदर गैंग रेप, द्वारिका, जो कि दिल्ली की राजधानी है ना, वहां पर हुआ। उसके बाद भी हमारे पूरे के पूरे लॉज एंड ऑर्डर के अंदर क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि वी आर स्टिल लिविंग इन द इंडिया, जो कि आज भी कैसा है, बैकवर्ड है। ये बात सही है कि इंडिया आज भी वुमेन के मामले में क्या है, बैकवर्ड है। हमारी सोच आज भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड है। इस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा खुद देखिए कि 96 रेप्स, छेड़छाड़ के मामले इंडिया में पर डे रिकॉर्ड होते हैं। क्या बोला? 96 एवरेज बेसिस पर। और ये इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि मीडिया ने इसको उछाल दिया, है ना। और इनफैक्ट उछलना चाहिए भी था। और मैं ये कहता हूं कि जो भी रेप्स होते हैं ना, उन सबको उछाला जाना चाहिए। देखो दोस्तों, लड़की जो होती है ना यार, फीमेल, आपको पता है वो जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ झेलती है। जिंदगी में वैसे ही बहुत कुछ झेलती है। मेरे सामने भी काफी सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं। इनफैक्ट मुझे इनके सामने इस चीज को बोलने में दिक्कत नहीं है। इनकी जिंदगी वैसे ही टफ होती है। और इस तरह के जब काम इनके साथ में होते हैं तो एक ट्रॉमा, एक डिप्रेशन की जो भावना होती है इनके ऊपर हमेशा हावी रहती है। आप बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मेल, आप या मैं इस बात को नहीं समझ सकते कि एक लड़की अपने पूरी लाइफ में झेलती क्या है। देखो, आपको पता है जब लड़की को आते हैं ना, आपके पीरियड्स आते हैं, जब उसको आते हैं पीरियड्स, तो वो किस तरह का दर्द उसके अंदर झेलती है ना, वो सिर्फ एक लड़की जानती है। अब जरा सोचिए, और वो दर्द उसको हर महीने झेलना होता है। बीइंग अ मेल, मैं उस चीज को महसूस नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूं खाली। एक औरत जो होती है शादी के बाद अपना घर छोड़कर आती है और उसको ये तक नहीं मालूम होता है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो शादी के बाद उसके साथ प्यार से रहेगा या उसको मारेगा पीटेगा। उसे नहीं पता है। वो अपना पूरा जीवन दे देती है उसको। उसके बाद उसके पेट में जब बच्चा आता है, तो जब तक बच्चा पेट में रहता है उसको उसका ध्यान देना पड़ता है। उसको दर्द भी होता है इनफैक्ट। और जब बच्चा पैदा होता है तो जरा सोचिए, उस टाइम एक बात बोलते हैं लोग कि वो माँ का दूसरा जन्म होता है। मतलब इतने दर्द के साथ निकलती है वो। आप जरा सोचिए। और ऊपर से जब वो माँ के पेट में होती है तब भी सेफ नहीं है। कई लोग तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू इस चीज को जानने ही करते हैं कोशिश कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो ऐसा कई लोग मानते हैं कि उसको मार दो। जरा सोचिए, वो जो लड़की है वो बेचारी माँ के पेट के अंदर भी सेफ नहीं है और माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद भी सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे राक्षस बैठे हैं हमारे समाज के अंदर, उनको जो है नोच खाने के लिए। क्लियर है? तो जिस दिन आपने ये चीज जान ली कि एक लड़की, एक फीमेल अपने पूरे जीवन में क्या क्या झेलती है, आप दिल से उनका सम्मान करने लग जाओगे। सम्मान आपको करना ही पड़ेगा उनका, क्योंकि वो सचमुच में बहुत कुछ झेलती है। अब आइए जरा एक बार हम बात कर लेते हैं कि असल में ये घटना क्या हुई है। सबसे पहले मैं आपका एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दो कि लिखा क्या है बोर्ड के ऊपर।
यहां लिखा है कि प्लेस। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पूरी घटना कोलकाता की है। एंड कोलकाता कहां पर है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जहां की सीएम का नाम क्या बताया? नाम क्या सीएम का? ममता बनर्जी। यस, जो कि असल में एक मुस्लिम है। ठीक है, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा करोगे रिसर्च तो वो बनर्जी, उन्होंने अपना नाम चेंज करा है, बट वो एक कौन है? वो एक आपकी मुस्लिम है। ठीक है, क्या लिखा है? प्लेस। अब असल में ये हुआ कहां पर है? ये पूरी घटना कहां की है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप जरा सोचिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे 24 घंटे पुलिस रहती है, ये घटना वहां की है ना? कितना शॉकिंग है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो हैं वो कितने सेफ हैं, है ना? आज पूरे कोलकाता की जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, वो सारी की सारी किस पर आ गई है? रोड पर आ गई हैं और जस्टिस की मांग कर रही हैं। अबे जस्टिस कहां से मिलेगा जब 2012 के अंदर नहीं मिला? ऐसा कोई कानून अब तक बन पाया है क्या? जरा सोचिए, 2012 के अंदर चलती बस के अंदर क्या हुआ था उसके साथ, है ना? ज्योति सिंह नाम था मेरे ख्याल से उनका, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन शायद ज्योति सिंह ही नाम था। ठीक है, और ये जो घटना है ये फ्राइडे की है। डेट थी उस दिन 9 अगस्त। आप अगर चेक करेंगे तो फ्राइडे को 9 अगस्त था। तो ये तब की घटना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लड़की का नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, ममिता देबनाथ। ममिता देबनाथ, क्योंकि काफी लोग इनका नाम नहीं ले रहे थे और मैंने काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया है कि इनका असल में नाम क्या है, तो तब जाके मुझे इनका नाम मिला कि इनका नाम क्या है, ममिता देबनाथ है। और शी वॉज अ ट्रेनी डॉक्टर। वो ट्रेनिंग के लिए आ रखी थी, है ना? ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं, काम को सीखने के लिए आते हैं डॉक्टरी का, ये असल में वो थी। अच्छा, जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है वो कौन है? संजय रॉय। नाम क्या लिखा है? संजय रॉय। और ये कौन थे? आपको सुन के हंसी आएगी। बात करें, देखो जरा ध्यान से। एन आउटसाइडर वॉज वर्किंग एज अ सिविक वॉलेंटियर ऑन पुलिस वेलफेयर बोर्ड। और ये भाई साहब एक हैबिचुअल ड्रिंकर थे, पुलिस के लिए काम करते थे और इनको स्पेशली इस कॉलेज के अंदर ड्यूटी पे लगाया गया था। आपको पता है ड्यूटी इनकी थी क्या वहां पे? कि पूरी रात चेक करना कि वहां पे कोई गड़बड़ ना हो। हंसी आई सुन के? आपको हंसी आ रही है? इनका काम क्या था कि पूरे कॉलेज के अंदर पुलिस के बिहाफ पे काम करना और इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि कॉलेज में कुछ भी गड़बड़ ना हो, जो कि गड़बड़ करने वाला खुद ही वो था। और सुनो, यहां पे एक बात लिखी हुई है, हैबिचुअल ड्रिंकर। आप जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी पुलिस के लिए काम कर रहा है जो कि हैबिचुअल ड्रिंकर है। और इनकी हिस्ट्री भी जब थोड़ी सी और लोगों ने छानी तो बहुत सारे फैक्ट सामने आए। क्या लिखा है देखो, ही वॉज अ क्रिमिनल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द पुलिस। और पुलिस ये बात जानती थी, पुलिस ये बात जानती थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, उनकी 4 शादियां हो चुकी थी। मैं आपसे किन की बात कर रहा हूं? संजय रॉय की बात कर रहा हूं, जिसने इस इतनी बड़े कांड के अंदर मतलब जिसने ये काम किया है, संजय रॉय। उसकी 4 शादियां हो चुकी थी और 4 बार उसका तलाक भी हो चुका था। अच्छा, 5वीं वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसकी वाइफ ने जब तक रही हैं वो 4 वाइफ्स, इसके खिलाफ बहुत सारी पुलिस में कंप्लेंट भी हुई है कि ये घर में अपनी वाइफ को मारता है। मतलब खुद वाइफ ने थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट लिखवाया। आप जरा सोचिए कि एक ऐसे आदमी को पुलिस ने कैसे काम पे रख लिया जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना? जरा सोचिए आप, और वो भी किसकी देखभाल के लिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब जरा सोचिए यार, आप जब एक रेंट पर किसी को मकान देते हो ना, तो जिसको आपने मकान दिया होता है ना, उसके बारे में ना आप जानते हो, आप उस टाइम पुलिस में जाके वेरीफाई करते हो कि वो आदमी सही भी है या नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन करते हो। और यहां पे पुलिस ने एक ऐसे आदमी को ही काम पे रखा हुआ है जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया। आप जरा सोचिए कि क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। मतलब आपने जिस इंसान का कभी बैकग्राउंड चेक नहीं करा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं करा, आपने उसे काम पे रख कैसे लिया? और देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस जानती थी कि वो एक हैबिचुअल ड्रिंकर है, वो अक्सर दारू पीता है। उसके खिलाफ काफी सारी क्या नाम है आपका, कंप्लेंट्स भी आई हैं। और उसकी जो 4 बहनें हैं, पता नहीं 3 या 4 बहनें उसकी, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपका रॉय की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उनकी बहनों का ये कहना है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको ये नौकरी मिली कैसे। इसका मतलब है कि वो बंदा काम करने के लायक था ही नहीं, और पुलिस ने ऐसे आदमी को कैसे काम पे रख लिया यार? बदनामी है ये। आप जानते हो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, ये उनकी बदनामी है।
आप जरा सोचिए। और एक और बात आप मेरी आज जान लेना कि इतिहास इस बात का गवाह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी पढ़े लिखे लोग। एक अच्छा खासा स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल, और वहां पे ऐसे कांड होंगे तो भैया कैसे काम चलेगा? सोचने वाली चीज है यार, है ना? और वो भी अगेंस्ट अ वुमेन। अगर आपकी सोच ऐसी है एक औरत के लिए, आपको पता है यूके के अंदर क्या हुआ है? यूके में आजकल अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं। वहां के जो लोग हैं गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। आपको पता है लड़ने की वजह क्या है? पता नहीं, कुछ हुआ है ऐसा, कुछ वहां पे एक किस्सा हुआ है कि बाहर के आदमी ने आके 3 गर्ल्स थी डांस क्लास में, आके उनको गोली मार दी बिना किसी आपके रीजन के। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब से वुमेन के अगेंस्ट अगर आपने कोई भी क्राइम किया तो उसे आतंकवाद माना जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात बोली है उन लोगों ने। मतलब वो एक वुमेन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है तो अब से उसे टेररिज्म में गिना जाएगा कि आप एक कौन हो? आतंकवादी हो। मतलब आपके साथ में वैसा ही सुलूक किया जाएगा जो कि एक आतंकवादी के साथ किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं लॉ, इसे कहते हैं एक्शन। क्या आपने लिया? और इंडिया में मैं आपसे आज कह रहा हूं ये बार बार होगा, आप मुझसे लिखवा के लो, ये बार बार होगा। जब तक एक कॉन्क्रीट और एक डराने वाला कानून नहीं बनेगा, ये घटनाएं हमारे देश में बार बार होंगी। लोग 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ते हैं यार। ये तो फिर भी शी वॉज 31 ईयर्स ऑफ एज। जरा सोचिए, है? और देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ, ये सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ, है ना? जबकि वो इसके पहले 36 आवर्स उन्होंने काम किया। मैं किन की बात कर रहा हूं? जिनका रेप हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो 36 घंटे पहले काम कर चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ? थकी हुई थी, वो रेस्ट करने के लिए आई थी। और जिस रूम में वो रेस्ट करने के लिए आई थी वहां पे जगह ना मिलने की वजह से उनको सेमिनार हॉल के अंदर जाना पड़ गया। आप एक डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हो यार? एक डॉक्टर, वो लड़की बनी 31 साल की, मतलब कितनी मेहनत से उसने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया होगा, नीट, तब जाके वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकी। सोचने वाली चीज है ना, कितनी स्ट्रगल से वहां तक पहुंची होगी यार। और जब उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वहां पे ऐसे रूम थे ही नहीं जहां पर वो आसानी से बैठ के रेस्ट कर सकती थी। नहीं, उससे मजबूरन सेमिनार हॉल के अंदर जाना पड़ गया, है ना? कितनी मतलब लानत वाली बात है, नहीं? आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल है जिनका नाम है संदीप घोष, उनके भी ऊपर काफी सारे इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या रिजाइन देने से कुछ होगा? अरे घंटा कुछ नहीं होगा रिजाइन देने से, ठीक है? नो रेस्टिंग प्लेस इन द हॉस्पिटल, ये तो बात कर ली। और प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है वहां पे। जो इक्का दुक्का जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्हीं के माध्यम से ये बंदा सामने आया कि भाई ये था जो उस रूम से बाहर निकला है। आप सोचिए कि जो लड़की जो एक डॉक्टर बनी, वो सबकी सेवा करने के लिए वहां पर है, और उसी के लिए सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर उसके लिए रेस्ट करने की प्लेस नहीं है। सोचो, और वहां पे प्रॉपर क्या नहीं है? आपके कैमरे नहीं है। और इन सब की रखवाली कौन कर रहा है? एक क्रिमिनल वॉज टेकिंग केयर ऑफ द हॉस्पिटल। और सबसे दुखदाई बात तो यह है कि जब यह हादसा हुआ तब मॉर्निंग के अंदर हॉस्पिटल ने उनके पेरेंट्स को यह बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। मतलब जिसके साथ में रेप हुआ उसकी तुमने टांगे चीर दी, तुमने उसकी आंखें फोड़ दी, तुमने उसके हाथ तोड़ दिए, तुमने उसकी बैक की हड्डी तोड़ दी, तुमने उसके यहाँ के जॉइंट्स तोड़ दिए, तुमने उसके नाखून उखाड़ दिए हैं, उसकी ब्लीडिंग पता नहीं कहां कहां से हो रही थी। सोचो यार, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि उसने आत्महत्या करी है। आत्महत्या कैसे होती है? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे यार? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? ये सब देख के दुख होता है कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा है जहां पे वुमेन की ये हालत है। मैं आज भी कह रहा हूं इंडिया एक अच्छा देश है यार, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आज भी रहने से इंसान को डर लगता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसा देख के लगता है फिर कि वो देश अच्छे हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे नहीं है डेमोक्रेसी। हाँ, नॉर्थ कोरिया को देख लो, किम जोंग है वहां के हेड जो है, वहां पे पूरी चलती है, उनकी तानाशाही चलती है। भैया तुमने किया है, साबित हो गया है तो सीधा गोली मारेगा तुम्हारे खोपड़े पे। हाँ, बस बात खत्म है।
और यहाँ पे केस चलते रहेंगे, केस चलते रहेंगे, केस चलते रहेंगे। बताओ, वो जो 2012 का जो गैंग रेप हुआ था ना, पता है उन्हें फांसी कब हुई है? 2020 में हुई है, 8 साल बाद। फ्री में खाना खिलाया गया उनको बिठा के। बताओ, जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी भी 8 साल बाद हुई है। और इसमें भी ऐसा ही होगा, तुम देख लेना, इसमें भी ऐसा ही होना है। और कहने को ये रेप एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत लोगों ने किया है और अभी तक बाकी के लोग पकड़ में नहीं आए हैं। और सुनो, इतनी जल्दी मामला कहां पहुंच गया? सीबीआई के पास। ना पुलिस, ना क्राइम ब्रांच, कुछ नहीं, सीधा सीबीआई। इसका मतलब जानते हो क्या है? सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सबने पैसा खा खा के अपना मुंह बंद कर लिया है। अरे बाकी के रेपिस्ट कहां हैं? अगर डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर ये बात सामने आई है कि ये एक आदमी ने नहीं किया, इसमें कम से कम 7 से 8 लोग हैं, तो बाकी लोग कहां हैं? उन्हें पुलिस अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई? इससे क्या मालूम पड़ता है? सोचने वाली चीज है। सीएम जी, वहां की जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी जी, वो क्या कर रही है? नहीं है। हाँ, आपके स्टेट में बच्चे सेफ नहीं है, आपके स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, क्या करोगे? अभी तो अच्छा है कि यूपी के अंदर नहीं हुआ है। अगर यूपी के अंदर होता तो भैया प्रॉम्प्ट एक्शन था, प्रॉम्प्ट। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है कि वुमेन, गर्ल, फीमेल, इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये अपने जीवन में बहुत कुछ झेलती हैं और ये झेलती हैं, इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है। इन्हें हर बार, आपको पता है, मात्र 10-16 हजार की सैलरी पे काम करने वाली जो होती है ना, फीमेल्स जो काम करती हैं जाके कंपनीज के अंदर, उनके साथ ये रोज ही होता है, रोज ही होता है। और वो बेचारियां सिर्फ अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में कुछ नहीं बोलती। उनके साथ काम करने वाले उनको छेड़ते हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं उसको, उनकी बुली करते हैं या मतलब ईव टीजिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना। ये रोज झेलती हैं। अब जरा सोचिए कि कोई आपकी बहन के साथ में ऐसा करे, तो क्या करोगे आप? इंडिया भाई आज भी चेंज नहीं हुआ है। 15 अगस्त हमने बनाया इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि यार आजादी। लड़कियां आजाद कहां हैं? आज भी हम ये कहते हैं कि लड़की को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए। क्या इतना कुछ बोलने के बाद आप इस चीज को मानते हो कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट? आर वी रियली इंडिपेंडेंट? कोई लड़की ऐसे कपड़े क्यों पहनेगी भैया जिसको देख के लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं? क्यों पहनेगी? और पहली बात यह है कि ये उसकी मर्जी है, वो पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। और अगर नहीं पहन सकती तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हटाओ उसको। नॉर्थ कोरिया के अंदर वहां पे लोग क्या पहनेंगे, वहां के जो तानाशाह है किम जोंग, वो तय करते हैं। एक बात तो क्लियर होती है कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। और इंडिया के अंदर अगर है डेमोक्रेसी तो फिर किस बात की रोकथाम लगाते हो? आप मुझे ये बता दो जरा। है मतलब उसने जो पहन रखा है उसको देख के आपकी नीयत खराब होती है, आपकी सोच कैसी है फिर? इसका मतलब बताओ, आपकी सोच कैसी है? तो उनके ड्रेसिंग स्टाइल में कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो जो पहन रही है उसमें कमी है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। आपका जो नजरिया है ना, जो आपकी सोच है, उसमें गड़बड़ी है। आप उसको ठीक करिए, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, हाँ, अभी यहाँ पर जो लड़की बैठी हुई है, आप, हाँ आप, अब इसने जो पहन रखा है, अब इसके ऊपर अगर मैं कमेंट करूं कि क्या पहना है, ये भी कोई कपड़े हैं, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, अबे मैं होता कौन बोलने वाला ये सब? बताओ मैं कौन हूं? तो वो पहन रही है, उसकी इच्छा पहनने की, वो फ्री है जो मर्जी पहनने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, अगर आप समाज में रहने जानता हो, अगर आपको ये बात मालूम है कि एक फीमेल की रिस्पेक्ट कैसे होती है, तभी आप एक इंसान हो और तभी आपके पढ़ने का फायदा है। अदरवाइज पढ़ने का फायदा नहीं है, फिर आप जानवर हो और जानवर हो, फिर आप में कोई डिफरेंस नहीं है। अपना आउटलुक चेंज करिए, है ना। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन दिमाग हमारा वही है आज से 100 साल पहले का। उसको इंप्रूव करिए यार, उसको ठीक करिए। वुमेन्स आर डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो जिंदगी में एक मेल से ज्यादा झेलती हैं, उनका स्ट्रगल सबसे ज्यादा होता है यार। हम बीइंग अ मेल, मेरे घर वालों ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि तू इतने टाइम तक कहाँ था, नहीं, है ना। हम कहीं भी जाते हैं ना, अगर हमको ये आता है, हम कहीं भी खड़े होके ये कर सकते हैं, बट नॉट अ फीमेल। फीमेल नहीं कर सकती। वो कहीं पर भी खुलेआम नहीं घूम सकती, हम तो घूम सकते हैं सांड की तरह।
जहां मर्जी, वो नहीं घूम सकती। पीरियड्स का दर्द वो जानती है, बच्चा पैदा होता है वो जानती है कि दर्द क्या होता है उसमें, नहीं। और फिर ऊपर से ताने सुनती है, गालियां सुनती है। और अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो भैया जिससे उसकी शादी होगी फिर वो उसको चाहे जैसे मर्जी रखे, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। पेरेंट्स की फिलॉसफी, मैं तो ऐसी फिलॉसफी को मानता ही नहीं। कहते हैं कि डोली हमेशा पापा के घर से उठती है और अर्थी अपने हस्बैंड के घर से उठती है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब तेरा हस्बैंड तेरे को मारे, काटे, जलाए, कुछ भी करे, तेरे को रहना उसी के साथ है मरते दम तक। ये गलत है। और इसीलिए बेटी को पढ़ाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं आज के डेट में भले ही मेल्स ना पढ़े, हालांकि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े एक बार के लिए, बट फीमेल्स को तो एजुकेट करना ही चाहिए। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एनीवेज ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया ये क्लियर होगा। पढ़ने के एंगल से मत देखो, ये समझो भी वी आर लिविंग इन द कंट्री जहां पे रिस्पेक्ट होती है वुमेन की, और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, चलो गुड।